हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 8 विज्ञान का पाठ 6 करेंगे जिसका नाम है आपका जंतुओं जनन। इस पाठ में हम लोग पहले जो लघु प्रश्न उत्तर कर चुके हैं, तो उसके बाद के प्रश्न उत्तर आज करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये देखिए आपका जो यहाँ पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य निषेचन जो शब्द है यहाँ पर बाह्य, यहाँ आप लोग सब लिखते हुए ध्यान दें, ये ह आधा बना के उसमें य बनाया गया है। ठीक है, बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन का बाह्य शब्द का मतलब होता है बाहर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो निषेचन की प्रक्रिया होगी वो बाहर ही हो रही है, मादा जो है उसके शरीर में नहीं होती। हम लोगों ने आंतरिक निषेचन में पढ़ा था कि जो निषेचन की प्रक्रिया है वो मादा के शरीर के अंदर होती है, परंतु यहाँ कहाँ होगी, बाहर होगी। ठीक है, तो इसलिए ये देखें, अब यहाँ इसकी पहले एक बार परिभाषा देख लेते हैं, फिर चित्र की सहायता से समझेंगे। तो ये देखें, जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, ये शब्द आप याद रखेंगे कि मादा के शरीर के बाहर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस संलयन को बाह्य निषेचन कहते हैं। तो मादा के शरीर के बाहर होने वाले युग्मकों के संलयन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो इसका उदाहरण जैसे मेंढक नर और मादा अपने अपने युग्मकों को पानी में छोड़ देते हैं और पानी में ही शुक्राणु द्वारा अंडों का निषेचन होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये चित्र जो है मछली का चित्र लेकर आपको समझाया गया है, ताकि आपको दो उदाहरण याद हो जाएं, है ना। देखो, मेंढक का तो यहाँ पर लिख दिया गया है, तो मेंढक तो आपको याद ही हो गया होगा, और ये चित्र की मदद से आपको मछली का पद भी याद रह जाएगा कि मछली जो है वह भी बाह्य निषेचन की प्रक्रिया उसमें भी होती है। अब ये देखें, इसमें आप चित्र से देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली फिश है, मतलब ये मछली मादा, ठीक है, ये मादा मछली जो है ये अपने अंडे यहाँ पानी में निर्मोचित कर देती है, और जैसे ही उसके बाद जो ये मेल यानी नर जो मछली है वह भी अपने शुक्राणु उसके ऊपर निर्मोचित कर देती है बाहर। ठीक है, तो इस तरह से पानी में ही इनका जो अंडाणु और शुक्राणु है, इन दोनों का क्या होगा, संलयन होगा। ठीक है, जो संलयन होता है उसी प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही शुक्राणु जो है वह अंडाणु में प्रवेश करता है, तो वह निषेचन की प्रक्रिया। ठीक, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है, जरायुज जंतु किन्हें कहते हैं। जरायुज, बच्चों इस शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जरायुज शब्द लिखा हुआ है, लिखने में भी आप गलती नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से लिखने हैं सारे शब्द। ठीक है, जरायुज जंतु किन्हें कहते हैं। तो देखें, ये जो नीचे चित्र आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा, हाँ अब आपके लिए ठीक दिख रहा होगा। जरायुज जंतु जैसे ये देखें आप यहाँ, ये जो है शेर, ये इसके मुंह में ये छोटा बच्चा है इसका, है ना। तो ऐसे जीव जो अपना संतान जो होती है उसको शिशु के रूप में सीधा जन्म देते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बकरी है और ये घोड़ा है। ठीक है, तो जो मादा जो है वह सीधा शिशु के रूप में जब बच्चों को जन्म देती है, यानी कि अपनी संतति उत्पन्न करती है। ठीक है, मादा जंतु जब बच्चों के रूप में अपना ये शिशु को जन्म देती है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, जरायुज। क्या कहेंगे बच्चों, ये सारे जानवर कैसे हैं, जरायुज। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग थोड़ा शब्दों को याद करें, क्योंकि अभी आपके लिए ये शब्द थोड़े नए हैं। धीरे धीरे आप बार बार इन्हें प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है, अंड प्रजक जंतु किन्हें कहते हैं। तो बच्चों इसको याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अंड प्रजक शब्द जो है उसमें अंड लिखा हुआ है ना। इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, अंड से हो रही है। तो यहाँ आप इसको अंदाज़ा अपने आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर शिशु का जन्म ना होके किसका जन्म हो रहा है, एक तरह से निर्मोचित जो किया जाता है वो है अंडा। ठीक है, तो ऐसे जंतु जो
अंडे उत्पन्न करते हैं, मतलब उन शिशु जो हैं उन अंडों में से निकलेंगे बाद में, ठीक है। जो शुरुआत में जो मादा जो है वह अंडे को निर्मोचित करती है, तो उन जीवों को क्या कहा जाता है? अंड प्रजक। ऐसे जीवों को क्या कहेंगे बच्चों? अंड प्रजक, ठीक है। तो ये अंड शब्द से आपने ध्यान देना है, अंड में ऊपर आपने बिंदी अवश्य लगानी है। बच्चे क्या करते हैं? अंड लिखेंगे मतलब उसकी ऊपर की बिंदी तो छोड़ ही देते हैं, उसको अड प्रजक बना देते हैं। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है, बिंदी की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। अच्छा, ड बनाना है, यहाँ ड में नीचे बिंदी नहीं लगानी है। ये ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ये आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ ये चित्र देख सकते हैं आप। इस चित्र में ये दिखाया हुआ है, ये देखें, ये अंडा है, ठीक है। जैसे ये मुर्गी का अंडा है समझो, तो मुर्गी के अंडे से ये नीचे उसका बच्चा यानी चूजा निकला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो जंतु मतलब कि शिशु को नहीं जन्म देकर अंडे को जन्म देते हैं या अंडा निर्मोचित करते हैं, उन्हें कहते हैं अंड प्रजक जंतु, ठीक है। तो ये सारे इधर वाले जो हैं, ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये सारे जो जंतु हैं ये क्या कैसे हैं? ये अंड प्रजक हैं। इसमें अधिकतर पक्षी ही होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर सांप का चित्र भी दिया हुआ है, ये मछली का चित्र दिया है और ऊपर ये सांप है। तो मतलब ये भी जंतु ऐसे हैं जो अंडों को जन्म देते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे, और यहाँ पे उदाहरण भी लिख दिए गए हैं, तो आप ये उदाहरण भी याद कर लें। मुर्गी हो गई या मेंढक, छिपकली, तितली, ये इत्यादि, तो ठीक है। ये जो जीव हैं ये किन को जन्म देते हैं? अंडे को। तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपका लिखा हुआ है, भ्रूण किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भ्रूण जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये चित्र देख सकते हैं आप, ये भ्रूण का चित्र है, ठीक है। भ्रूण में भ में नीचे आपने र बनाना है और ये ऊ की मात्रा आपने लगानी है अच्छे से, ठीक। तो ये देखें आप एक बार, यहाँ पर भ में र बना के आपने ऊ की मात्रा लगानी है, भ्रूण, इस तरह से आपने लिखना है, ठीक है। र जरूर लगाएंगे बच्चे, वो क्योंकि बच्चों की इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं कि वो शब्द कुछ होता है और बना कुछ देते हैं उसे, ठीक है। तो आपने ये भ्रूण में र जरूर लगाना है। अब देखते हैं इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर में लिखा हुआ है, शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से बने युग्मनज, ठीक है। यहाँ क्या बनता है बच्चों? जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है युग्मनज बनता है। तो उस युग्मनज में उसके बाद क्या होता है वही यहाँ पर लिखा है कि युग्मनज में लगातार होने वाले विभाजन, उसमें फिर विभाजन होता रहेगा और वह विकास के परिणाम स्वरूप कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं, मतलब कोशिकाओं का समूह बनता जाता है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दें बच्चों कि जो भ्रूण है वह अभी युग्मनज से जो सेल है हमारा, जैसे कि यहाँ पर ये मान लो शुक्राणु और ये अंडाणु, इन दोनों का संलयन हुआ, तो जो ये निषेचन की प्रक्रिया हुई उसके बाद जो बना, ये क्या बना? युग्मनज बना, ठीक है। ये युग्मनज जो है ये आगे और विभाजित होएगा, ठीक है। तो ये युग्मनज जब आगे विभाजित होता है तो इसमें जो कोशिकाएं हैं, जैसे ये एक कोशिका है तो इसमें फिर 2 और 4 इस तरह से विभाजित हो जाता है। इसके जो सेल हैं वो ऐसे बनते जाते हैं इसमें। तो उसके बाद क्या होगा? ये समूहीकृत होने शुरू हो जाते हैं। ये सेल जो हैं यानी ये जो कोशिकाएं हैं ये बीच में जगह खाली छोड़ देते हैं, कैविटी बन जाती है और ये साइड साइड में समूहीकृत हो जाते हैं। तो वहाँ जो साइड साइड में समूहीकृत जब हो रहे हैं ये, तो इसके बाद जो है यहाँ से ऊतक और विभिन्न जो उसके अंग हैं वह बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ इस चित्र से भी देख सकते हैं कि ये जो है आकृति थोड़ी सी जीव की आ गई है, ठीक है। पूरी यह तरह से डेवलप नहीं हुआ है कि हम नहीं पहचान सकते हैं कौन सा अंग क्या है, परंतु थोड़ी सी शुरुआत हो गई है, ठीक है। तो ये यहाँ तक की जो स्टेज होती है ये लगभग 3 महीने या 9 से 10 हफ्ता, ठीक
ठीक है। महीनों में अगर हम बात करते हैं तो 3 महीने तक की जो अवस्था होती है, मतलब 3 माह, लगभग 3 माह, या फिर हम कह सकते हैं 9 से 10 सप्ताह तक का जो युग्मनज होता है वह क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? भ्रूण कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 3 माह बाद जो भ्रूण में विभिन्न अंग जो हैं वो अच्छी तरह से विकसित होना शुरू हो जाते हैं, उसका अलग से उनको स्पष्ट तौर पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसको भ्रूण नहीं कहा जाता है। तो आपने याद रखना है बच्चों कि 3 माह या फिर हम कह सकते हैं 9 से 10 हफ्ते तक का 9 से 10 हफ्ते तक का जो युग्मनज है वह क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि भ्रूण किसे कहा जाता है। शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से बने युग्मनज में लगातार होने वाले विभाजन व विकास के परिणाम स्वरूप कोशिकाएं समूहीकृत हो जाती हैं। ये शब्द आप याद रखें कि कोशिकाएं जो है समूहीकृत होती हैं, वो समूह में बंटना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद क्या हो जाता है कि विभिन्न ऊतक और अंगों में वह परिवर्धित होती जाएंगी, बदलती जाएंगी, है ना, और इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहा जाता है। ठीक, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भ्रूण मादा के शरीर के किस अंग में रोपित होता है? देखिए, भ्रूण जो है वह 3 माह तक अपना पूरी जो ग्रोथ है, विकास है, वो उसका हो जाता है। ठीक है, उस तब वह कहाँ पर उसके बाद रोपित हो जाता है? वह गर्भाशय में। ठीक है, तो भ्रूण जो है इसकी मेनली तो 1 सप्ताह का जो युग्मनज होता है वह अंडवाहिनी तक रहता है। उसके बाद वह कहाँ रोपित हो जाता है? गर्भाशय में। गर्भाशय में ही भ्रूण की ये ग्रोथ चल रही होती है कि 3 माह तक। ठीक, क्योंकि शुरुआत में युग्मनज लगभग 1 सप्ताह तक ही अंडवाहिनी में रहेगा, उसके बाद वह गर्भाशय में रोपित हो जाता है। तो ये भ्रूण की जो ग्रोथ है वो कहाँ चल रही है? गर्भाशय में। ठीक, इसके बाद जो लिखा हुआ है आंसर वो और पढ़ लेते हैं हम। भ्रूण गर्भाशय की दीवार पर रोपित होकर विकसित होता रहता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि भ्रूण जो है वह कहाँ रोपित हो रहा है? गर्भाशय की दीवार पर। इसके बाद है गर्भ किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन। तो गर्भ अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था। तो अब देखें कि लगभग 3 माह तक का जो शिशु है उसको भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। इसके बाद 3 माह के बाद यानी कि 9 से 10 हफ्ते के बाद वाली जो संरचना होती है उसको गर्भ कहा जाता है। क्या कहेंगे बच्चों? गर्भ कहा जाता है। तो यहाँ पर ये चित्र की मदद से आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है इस चित्र की मदद से कि गर्भ जो है, यहाँ ये देखें, ये तीसरा महीने के तक आप देख सकते हैं। इसको आप अच्छे से नहीं पहचान सकते, परंतु फिर जब चौथा महीना शुरुआत हो रही है उसके बाद धीरे धीरे इसके अंग जो हैं वो बनने शुरू हो रहे हैं और आप इसे पहचान सकते हैं। चित्र को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, यहाँ ये देखें, तीसरे माह तक का जो शिशु है वह भ्रूण है। ठीक है, यहाँ इसकी पूरी ग्रोथ नहीं है, मतलब ये इसके अंग जो हैं वह अभी अच्छे से विकसित शुरू नहीं हुए हैं, तो इनको यहाँ तक हम पहचान नहीं सकते। ये तीसरा महीना, इसको भ्रूण कहा जाएगा। 3 महीने पूरे होने के बाद जो उसके अंग हैं वह अच्छे से विकसित होने शुरू हो जाते हैं, स्पष्ट दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से अब इसको क्या कहा जाता है? गर्भ कहा जाता है। ठीक है, और ये देखें आप 5वां महीने में बिल्कुल और स्पष्ट दिख रहा है। फिर ये 6वां महीना, 7वां महीना, ये 8वां और 9 माह के बाद शिशु का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो शिशु है जिसका जन्म होता है उसको कहा जाता है गर्भ। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। इसको हम आंसर को भी पढ़ लेते हैं एक बार। आंसर में क्या लिखा है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शारीरिक अंगों की पहचान हो सके।
ठीक है, किसकी पहचान हो रही है बच्चों? शारीरिक अंगों की पहचान हो सके वह गर्भ कहलाती है। गर्भ से ही नवजात शिशु का जन्म होता है। ठीक, अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि भ्रूण और गर्भ में क्या अंतर है। ठीक, आपने ध्यान देना है कि 3 सप्ताह तक का, जो 3 सप्ताह तक का है वह है भ्रूण, और उसके बाद जो है उस क्या कहलाता है? गर्भ। तो इस तरह से ये सब हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है परख नली शिशु से आप क्या समझते हैं? कौन सा शिशु है बच्चों? परख नली। तो अब आप यहाँ पर ये इस बात पे ध्यान दें बच्चों कि ये परख नली में नहीं जन्म होता है बच्चे का। ठीक है, यहाँ सिर्फ क्या होता है, शुरुआत में परख नली यानी कि जो लैब जो होती हैं उसमें सिर्फ इस बच्चे का जो युग्मनज वाली जो स्टेज होती है, मतलब 1 सप्ताह तक की, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना कि युग्मनज जो है वो 1 सप्ताह के बाद कहाँ रोपित हो जाता है? गर्भाशय में रोपित हो जाता है ना। और जो भ्रूण है वह कहाँ पर फिर ये 1 सप्ताह के होने के बाद गर्भाशय में रोपित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो है भ्रूण है उसकी आगे फर्दर डेवलपमेंट यानी ग्रोथ होती है, उसकी वृद्धि होती है। ठीक, तो वो जो ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वह रोपित होए मादा के गर्भाशय में। तो यहाँ पर सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जो युग्मनज होता है उसको लैब में डेवलप किया जाता है, उसकी विकास करा जाता है, उसके बाद उसे गर्भाशय में 1 सप्ताह के बाद उसे गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, यानी कि मादा के गर्भाशय में उस युग्मनज को रोपित कर दिया जाता है। और इसके बाद पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होती है शिशु के जन्म की, मतलब 9 माह तक की जो प्रक्रिया है वह कहाँ हो रही है? गर्भाशय में हो रही है। ठीक है, तो बाकी की जो सारी की सारी उसकी ग्रोथ है, उसकी डेवलपमेंट है, वह गर्भाशय में होती है और शिशु एक नॉर्मल शिशु के रूप में ही जन्म लेता है। तो ऐसे शिशु को परख नली का शिशु कहा जाता है, सिर्फ इसलिए कि यह शुरुआत में इसको लैब में बनाया जाता है, मतलब जो संलयन हो रहा है, संलयन किनका? शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन है वह कहाँ पर हो रहा है? उसको लैब में किया जाता है। ठीक है, इन दोनों का संलयन होगा, इनका निषेचन की जो प्रक्रिया होगी उस सब को कहाँ करा जाएगा? लैब में करा जाएगा। उसके बाद जो बनेगी संरचना युग्मनज जो बनेगा उसको 1 सप्ताह बाद जो है गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। तो इस तरह आपको समझ आ गया होगा कि जो शिशु है वह एक नॉर्मल शिशु ही की तरह जन्म लेता है, उसी की तरह उसकी वृद्धि होती है मादा के गर्भाशय में। ठीक है, और इसे परख नली शिशु कहा जाता है। तो अब जो आंसर लिखा हुआ है उसको और हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो आंसर में देखें, कुछ मादाओं की अर्थात स्त्रियों की अंडवाहिनियाँ, ठीक है, अंडवाहिनियाँ जो जिनमें अंडाणु जो होता है वो निर्मोचित होता है। ठीक है, और अंडवाहिनी में ही शुक्राणु के साथ उसका संलयन होता है। तो ये अंडवाहिनियाँ जो होती हैं कुछ मादाओं की या स्त्रियों की अवरुद्ध होती हैं, मतलब उनमें कुछ रुकावट होती है। इसके कारण शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो जो शुक्राणु हैं वह अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जब अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा कि उनका संलयन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसे में उनका संलयन जब नहीं हो पाएगा तो यानी निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं हो पाएगी। निषेचन की प्रक्रिया नहीं होएगी तो युग्मनज कैसे बनेगा और आगे शिशु का जन्म कैसे होगा, है ना। तो इसलिए जिनकी अंडवाहिनियाँ जिन स्त्रियों की अवरुद्ध होती हैं वहाँ पर निषेचन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो है अंडाशय में से अंडाणु निकालकर नर शुक्राणुओं के साथ उनको एक ट्यूब में निषेचित करवाते हैं। इसे इन विट्रियो निषेचन यानी IVF कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ट्यूब में हो रहा है और बाहर हो रहा है, लैब में हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको इन विट्रो निषेचन या IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। निषेचन के 1 सप्ताह बाद जब युग्मनज अच्छे से विकसित हो जाता है तब उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। इसके बाद सामान्य गर्भावस्था शुरू हो जाती है।
और सामान्य शिशु की तरह ही शिशु का विकास और फिर जन्म होता है। ऐसे शिशुओं को परखनली शिशु कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि परखनली शिशु ये नहीं है कि ये परखनली में ही इसका पूरी ग्रोथ होती है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका जो जन्म है वो माता के गर्भाशय से ही एक नॉर्मल शिशु के रूप में ही होता है। आपने यहाँ एक शब्द देखा बच्चों अभी, IVF। ठीक है, तो इसको मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको। आई जो है उससे है इन विट्रो, इन, और वी से है विट्रो, और एफ है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। ठीक है, तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है कि डॉक्टर जो है वह एक ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया करवाता है। ठीक है, उसके बाद उसे माता के गर्भाशय में रोपित किया जाता है। तो इस सारी प्रक्रिया में क्योंकि एक ट्यूब का प्रयोग हुआ है इसलिए इसका नाम परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी पड़ गया। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये इंग्लिश का वर्ड है इनके लिए, परखनली शिशु के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि परखनली शिशु क्या होते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है कुछ जंतुओं द्वारा अंडाणु व शुक्राणु बहुत ज़्यादा संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब देखें बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन में क्या था कि जो अंडाणु और शुक्राणु हैं उनका मादा के शरीर से बाहर निषेचन होता है। मादा शरीर से बाहर निषेचन होता है। तो अगर बाहर अंडाणु और शुक्राणु हैं तो क्या है, बाहर तो कोई दूसरा जीव भी उन्हें खा सकता है या फिर वो पानी में जैसे निर्मोचित करते हैं अपना, तो पानी के लगातार बहाव से उस गति से वह जो अंडाणु और शुक्राणु हैं वो निषेचित ही ना हो, मान लो पानी की धारा के साथ वह भी बह जाए, है ना। तो इन सब प्रक्रियाओं में क्या है, बहुत कम चांस हो जाते हैं कि इनका निषेचन हो। तो अगर लाखों की संख्या में बहुत सारे उत्पन्न होंगे तभी तो उनका निषेचन हो पाएगा, है ना। अगर मान लो 2-4 ही उत्पन्न हुए हैं, 2-4 उत्पन्न हुए और 2-4 ही पानी से नष्ट हो गए, बह गए एकदम धारा के साथ, या फिर दूसरे जानवरों ने उन्हें खा लिया, तो निषेचन की प्रक्रिया ही नहीं होगी, है ना। तो निषेचन की प्रक्रिया को पूरा तरह से करने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में अंडाणु और शुक्राणु जो हैं जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं ताकि उनका निषेचन हो सके और उनकी संतति का जन्म हो सके। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि वह ज़्यादा मात्रा में शुक्राणु या अंडाणु उत्पन्न करें। तो यहाँ अब जो आंसर लिखा है उसे और देख लेते हैं। जंतुओं द्वारा उत्पन्न सारे अंडाणु व शुक्राणुओं का निषेचन नहीं हो पाता है, जिससे सभी अंडे व शुक्राणु नई संतति को जन्म नहीं दे पाते हैं। इसका कारण यह है कि काफ़ी अंडे और शुक्राणु लगातार जल की गति, वायु व वर्षा से प्रभावित होकर नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाता है बच्चों, वो नष्ट हो जाते हैं। कुछ अंडों को अन्य जंतु भी खा जाते हैं। ठीक है, दूसरे जंतु जो हैं वो उन्हें खा जाते हैं, फटाफट से अपना भोजन बना लेते हैं उनको, या फिर वो पानी की धारा में नष्ट हो गए, वायु से आगे बढ़ गए, वर्षा से प्रभावित हो गए, है ना। तो इन सब के कारण वह नष्ट हो जाते हैं, तो कुछ ही बच पाते हैं। इसलिए अंडाणु और शुक्राणुओं का अधिक संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है। ठीक, ये आपको पता चल गया होगा। ये देखें, ये चित्र जो है ये मेंढक के अंडाणुओं का चित्र दिया हुआ है। ये चित्र किसका है बच्चों, ये मेंढक के अंडाणु। तो देखिए कितनी मात्रा में, काफ़ी सारी संख्या में ये उत्पन्न हुए हैं, है ना। क्योंकि मादा ने इनको बाहर निषेचन, मतलब कि इनका निषेचन बाहर होना है तो मादा इनको बाहर पानी में निर्मोचित करती है। ठीक, तो यहाँ इनकी संख्या काफ़ी सारी होनी आवश्यक है ताकि निषेचन की प्रक्रिया हो सके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है मुर्गी का चूजा अंडे से बनने में कितना समय लगता है। मतलब मुर्गी का चूजा जो है वह, मुर्गी जब अंडा देती है तो ये देखें आप, ये मुर्गी का अंडा जो है इससे ये चूजा निकला है, तो इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है। तो देखें बच्चों, इसमें प्रक्रिया में सब में जो लगता है वह लगता है 3 सप्ताह का लगभग। ठीक है, 3 सप्ताह मतलब 21 दिन।
ठीक। तो ये जब मुर्गी अंडे को निर्मोचित करती है तो उसके बाद वह उस पर बैठ जाती है। वह क्यों बैठती है? क्योंकि उसकी शरीर की ऊष्मा इन अंडों में जो चूजा है उसको बनने के लिए आवश्यक है। तो यह उस मायमान जो मुर्गी अंडों को करती है, इस प्रक्रिया को सेना कहा जाता है, यानी हेचिंग। ठीक है। यह सेना जो है, मतलब यह हेचिंग की प्रक्रिया बहुत आवश्यक है ताकि इन अंडों में से जो है मुर्गी के चूजे बन जाएं। और अगर मान लीजिए 3 सप्ताह यानी लगभग 21 दिन तक अगर ये मुर्गी के अंडे फूटकर इनमें से चूजे नहीं निकलते हैं, यानी 23-24 दिन हो जाते हैं, तो वह जो अंडा है उसमें से फिर वो निकलेगा नहीं, यानी कि वहाँ पर या तो उस चूजे के अंदर ही मृत्यु हो गई है या उसकी वृद्धि जो है वह अच्छे से नहीं हुई है। ठीक है। तो यहाँ ये 3 सप्ताह के अंदर मुर्गी का चूजा जो है वह बन के बाहर आ जाता है अंडे को फोड़ के। ठीक। तो आपने याद रखना है आंसर क्या लिखा है। 3 सप्ताह बाद अंडे में चूजा बनता है जिसके ऊष्मायन के लिए मुर्गी अंडे पर बैठती है। ठीक। तो ये आप इस चित्र की मदद से बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। ये चित्र आपके लिए इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा याद रहे। ये वाले चित्र जो हैं ये गूगल से लिए गए हैं। ठीक। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि रेशम कीट का जीवन चक्र लिखें। ठीक है। तो ये जो रेशम कीट का जीवन चक्र है, ये आपकी जो बुक थी बच्चों उसमें केवल एक ही लाइन में लिखा हुआ है, तो हमने इसको ज़्यादा कुछ नहीं आंसर को बढ़ाया है, जितना आपकी बुक में है उसी के अनुसार लिखा है। ठीक है। तो देखें, रेशम कीट की विभिन्न विकास अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? निम्न है। पहला अंडा, फिर लार्वा या इल्ली, इसको इल्ली भी कहा जाता है, फिर प्यूपा और फिर वयस्क। तो यहाँ ये चित्र इसका है। इस चित्र से भी आप देख सकते हैं कि जो रेशम कीट है उसकी किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है मेंढक का। मेंढक जो है उसका जीवन चक्र चित्र के माध्यम से दर्शाएं। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों। ये आपकी बुक में बहुत अच्छी तरह से चित्र भी दिया हुआ है, तो आपने इस चित्र को भी पूरा ध्यान से याद करना है। ठीक। तो देखिए, मेंढक का जो जीवन चक्र होता है उसमें शुरुआत में क्या है? अंडा। ये देख सकते हैं आप इस चित्र में, ये अंडा दिया हुआ है। फिर जो उसमें से निकलता है जिसे लार्वा कहा जाता है उसको कहते हैं टैडपोल। ठीक है। तो लार्वा या टैडपोल, ये वाली जो संरचना है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मेंढक के आकार की नहीं है, इसको कहा जाता है टैडपोल। ये टैडपोल जो है ये विकसित होएगा और उसके बाद उसमें से जो मेंढक की आकार वाला छोटा सा जो मेंढक होता है, ठीक है, वह निकलता है और वो धीरे धीरे पूरी अपनी वृद्धि करके जो बड़ा मेंढक के रूप में बन जाता है, जिसे वयस्क कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मेंढक है उसके जो जीवन चक्र में क्या क्या है? अंडा, टैडपोल और वयस्क। बस 3 ही शब्द हैं बच्चों। इन तीनों शब्दों को आपने अच्छे से याद करना है और ये चित्र जो है मेंढक के जीवन चक्र का, ये भी अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि हाइड्रा में होने वाली जनन विधि कौन सी है? तो आप ये जो चित्र नीचे देख रहे हैं बच्चों, ये चित्र हाइड्रा का ही है। ठीक है। ये चित्र किसका है? हाइड्रा। तो हाइड्रा जो है किस तरह से जनन करता है, वह अपने जैसी संतति का उत्पन्न कैसे करता है? ठीक। तो उसके लिए जो विधि होती है वह कहलाती है मुकुलन। तो हाइड्रा जो है मुकुलन विधि द्वारा अपने जैसी संतति का जन्म करता है। ठीक है, या उसे उत्पन्न करता है। ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाइड्रा जो है के शरीर में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो है कि हाइड्रा में मुकुलन विधि से जनन कैसे होता है? अब ये इसकी प्रक्रिया जो है, मतलब कि मुकुलन कैसे होता है वो बताना है। तो यहाँ आप ये चित्र की मदद से आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रा है इसमें यहाँ देखें ये छोटी सी संरचना एक निकल रही है जो उभार कहलाएगी पहले।
ठीक है। ये जो उभार निकल रहा है ये धीरे धीरे और वृद्धि करेगा। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से वृद्धि कर रहा है। तो ये जैसे वृद्धि कर रहा है तो आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है, ये एक कली की भांति लग रहा है ना, कि इस हाइड्रा में से एक कली के रूप में छोटी सी संरचना निकल रही है ना। तो कली को ही दूसरा पर्यायवाची शब्द जो होता है वह मुकुल होता है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, मुकुल। ठीक, तो ये मुकुल जो है धीरे धीरे, ये देखें आप तीसरे चित्र में जो दिखाया गया है, ये हाइड्रा की आकृति में आने लगता है और उसके बाद ये इसके शरीर से ये जो पोर्शन है ये यहाँ से अलग होकर अपना पूरी वृद्धि करेगा और जैसा जीव है वैसा ही पूरा बन जाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में ये मुकुल की तरह इसका उभार निकला था तो इसीलिए इस विधि को कहा जाता है मुकुलन। ठीक है, आपको समझ आया होगा बच्चों कि मुकुलन से किस तरह से हाइड्रा वृद्धि करता है और इसको मुकुल क्यों कहा गया, क्योंकि ये एक उभार के रूप में कली की तरह है इसके शरीर से निकलता है जिसे मुकुल कहा जाता है। ठीक, तो जो आंसर लिखा है वो पढ़ते हैं आप। आंसर में है कि हाइड्रा के शरीर में से एक या अधिक उभार जैसी संरचना बनती है। ठीक है, तो जो उभार वाली जो संरचना बन रही है उसी को क्या कहा जाता है, मुकुल कहा जाता है। ठीक, जिसे मुकुल कहते हैं। इस तरह हाइड्रा में एकल जनक का मतलब क्या है बच्चों, एक ही जीव, यहाँ केवल एक ही जीव से नया जीव या संतति उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो एकल जनक से निकलने वाले उदर्द मतलब ये जो उभार है उसी को उदर्द कहा गया है। उदर्द मतलब उसका उभार, या आप इसे कली कह सकते हैं, मुकुल कह सकते हैं। ठीक है, से नए जीव का विकास होता है, इसलिए इस जनन को मुकुलन कहते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया है, आप अच्छे से इसका आंसर लिख लें। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें है यीस्ट में जनन कौन सी विधि से होता है। ठीक है, यीस्ट जो होती है बच्चों ये एक तरह की कवक होती हैं। ठीक, लगभग 1500 प्रजातियाँ ईस्ट की हमारे संसार में पाई जाती हैं। तो इस ईस्ट में भी जनन प्रक्रिया कैसे होती है बच्चों, मुकुलन द्वारा। जैसे अभी हम लोगों ने हाइड्रा में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी यीस्ट में जो प्रक्रिया है जनन की वह कैसे हो रही है, मुकुलन द्वारा। आप ये इस चित्र के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं कि ये देखें, ये यीस्ट की कोशिका है, यहाँ से ये छोटा सा ये देखें ये उभार निकल रहा है। ठीक है, इसी को कहा जाएगा क्या, मुकुल। ठीक, ये जो उभार निकला ये मुकुल, और ये धीरे धीरे ये देखें आप, ये मुकुल जो है ये पूरा डेवलप होता जा रहा है और जो ये केंद्रक है वह भी इसका यहाँ से विभाजित होकर इसमें आ गया है और उसके बाद ये देखें ये कई सारे मुकुल यहाँ पर बन गए हैं। ये मुकुल फिर यहाँ से इस जो पेरेंट एनिमल है, मतलब ये जो जनक जो इसका जीव है उससे ये अलग हो जाएंगे और पूरी तरह से जैसे कवक है ये ईस्ट है वैसी ही कोशिका में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये ईस्ट का भी आप याद रखेंगे जनन कैसे होता है, मुकुलन विधि से। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है। तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन है बच्चों वह विधि है द्विखंडन। इसके बारे में हम लोग आगे अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि द्विखंडन विधि क्या है। तो यहाँ पर आपने इतना जान लिया होगा कि ईस्ट में जो जनन हो रहा है वो किस विधि से हो रहा है, मुकुलन विधि से हो रहा है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन अमीबा के बारे में कर लेते हैं। देखें, द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में होने वाले जनन को समझाएं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसका आंसर पढ़ लेते हैं। अमीबा का शरीर द्विखंडन के कारण लगभग 2 समान भागों में बढ़ जाता है। इसमें जनन क्रिया केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से शुरुआत करती है। दोनों भागों में केंद्रक और जीव द्रव्य होता है और दोनों भाग विकसित होकर वयस्क जीव बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ये देखें, यहाँ इस चित्र की मदद से आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये अमीबा है। अमीबा की आकृति बच्चों आप
कैसी भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल डिक्टो ऐसी बनाएं, और बीच में केंद्रक ज़रूर बना लें। ठीक, ये अमीबा, ये जो है धीरे धीरे इसका जो अंदर जो ये केंद्रक है बच्चों, जो केंद्रक है वही पहले विभाजित होना शुरू करता है। तो आपने ये याद रखना है कि अमीबा में जनन प्रक्रिया की शुरुआत जो है वह केंद्रक के विभाजन से शुरू होती है। मतलब शुरुआत में सबसे पहले किसका विभाजन होगा? केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक जब विभाजित हो जाता है तो ये देखें उसके बाद ये जो जीव की बाह्य आकृति जो होती है वो भी विभाजित होना शुरू हो जाती है। और ये देख रहे हैं आप चित्र में, ये साफ दिख रहा है कि ये बाहर वाली जो आकृति है वो भी विभाजित होगी, केंद्र जो है वो दोनों में अलग अलग आ गया है विभाजित होके, और ये पूरा अमीबा वाला जो जीव है ये अपनी आकृति ले रहा है और ये धीरे धीरे पेरेंट जो एनिमल है उसी के जैसा बन जाता है। ठीक, तो इस तरह से अमीबा में, क्योंकि ये जीव जो है 2 भागों में खंडित हो गया, ठीक है, मतलब ये जो जीव जो है 2 भागों में बंट जाता है, 2 भाग में विभाजित हो रहा है या फिर खंडित हो रहा है, ठीक है, या बट जा रहा है, इसीलिए इसको द्विखंडन कहा जाता है। तो बच्चों आप इन शब्दों को ध्यान रखें। द्वि मतलब 2 भागों में खंडित होना या बट जाना या विभाजन हो जाना, सभी का एक ही मीनिंग है। आप बस समझें कि इसका 2 भागों में विभाजन हो रहा है, उसी से द्विखंडन प्रक्रिया हो रही है। तो ये अमीबा इसका उदाहरण है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये क्लोन के बारे में दिया है कि क्लोन के रूप में तैयार होने वाले सबसे पहले जंतु का क्या नाम है। तो देखो बच्चों, जो सबसे पहले हमारे संसार में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जिस जीव को क्लोन के द्वारा तैयार किया था वह एक भेड़ थी और उस भेड़ का नाम रखा गया था डॉली। ठीक है, तो यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं ये डॉली जो है ये भेड़ है जिसका जन्म क्लोन के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये जो डॉली भेड़ है ये जो यहाँ आप पहले 2 चित्र देख रहे हैं ये डॉर्सेट भेड़ और ये ब्लैक फेस, ये इसका जो चेहरा है वो ब्लैक कलर का था इसलिए इसका नाम है ब्लैक फेस ईव। इन दोनों के उत्तकों से इसको बनाया गया था। ये जो डॉर्सेट भेड़ है इसका स्तन से उत्तक लिया गया था और उस उत्तक को इसके उत्तक के साथ जब निषेचित किया गया था, ठीक है, और उसके बाद मतलब इन दोनों का संलयन जो हुआ उसमें जो ये ब्लैक फेस ईव का जो उत्तक था इसका केंद्रक निकाल दिया गया था, इसका केंद्रक नहीं था, और जो ये वाली डॉर्सेट भेड़ जो थी इसका जो उत्तक था उसमें केंद्रक था। ठीक है, तो इन दोनों के उत्तकों का संलयन किया गया, संलयन करने के बाद उसको गर्भाशय में रोपित किया गया और जब वो नॉर्मल बिल्कुल शिशु की तरह ही इस डॉली का जन्म हुआ था। ये इस डॉली में ख़ास बात ये थी कि इसके जो गुण थे वो जो ये ब्लैक फेस ईव जो थी भेड़ इसका कोई भी गुण इसमें नहीं था, इसमें सारे गुण इस डॉर्सेट भेड़ के थे। ठीक है, ऐसा क्यों था? क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बताया कि इस वाले जो ब्लैक फेस ईव थे इसका केंद्रक निकाल दिया गया था। ठीक है, इसकी कोशिका में से केंद्रक निकाल दिया गया था, इसलिए कोई भी इस डॉली में गुण इस ब्लैक फेस ईव का नहीं आया था, सारे गुण इस डॉर्सेट ईव के आए थे। ठीक है, इस डॉर्सेट भेड़ के आए थे। ठीक, तो इस तरह आपको याद रहेगा बच्चों कि डॉली जो है वो डॉर्सेट भेड़ का क्लोन था, पूरी तरह से उसकी कॉपी थी। ठीक, तो अब इसके बारे में अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं कि डॉली नामक भेड़ की मृत्यु कब और कैसे हुई थी। तो देखें बच्चों, ये जो डॉली नामक भेड़ थी इसको फेफड़ों का रोग हो गया था। ठीक है, फेफड़ों के रोग के कारण ये भेड़ जो है 14 फरवरी 2003 को इसकी मृत्यु हो गई थी और इसका जन्म हुआ था 1996 में। 1996 की जुलाई में हुआ था इसका जन्म। जुलाई की भी जो तारीख थी वह 5 जुलाई, तो यह 5 जुलाई
6 को इसका जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु 14 फरवरी 2003 को हो गई थी। ठीक है, और रोग क्या हुआ था, इसे फेफड़ों का रोग हो गया था, उसके कारण इसकी मृत्यु हुई थी। इसने सामान्य तौर पर जैसे दूसरी भेड़ जो होती हैं उन्हीं की तरह अपनी संतति का भी जन्म किया था। ठीक है, इससे भी इसकी संतति नॉर्मल जो दूसरी भेड़ है उन्हीं की तरह उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल भेड़ की तरह डॉली ने अपना जीवन जिया था। ठीक, तो ये क्या है, क्लोन है। क्यों है? क्योंकि ये जो जनन प्रक्रिया जो होती है जिसमें मादा और नर के जो युग्मक हैं उनका संलयन होता है, उस प्रक्रिया द्वारा ना होकर जो भेड़ थी दूसरी भेड़ उसके उत्तक के द्वारा हुआ था। किससे हुआ था बच्चों? उत्तक के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये पूरी तरह से इसका क्लोन थी, पूरी कॉपी थी इसकी। ठीक, तो इसे क्लोन कहा गया था। अब अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा है कि डॉली क्लोन को कहाँ पर उत्पन्न किया गया था, तो देखें ये जो है एडिनबर्ग जगह है स्कॉटलैंड में, और वहाँ रोजलिन इंस्टीट्यूट जो है उसमें इसको उत्पन्न किया गया था। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि डॉली जो है वह एक क्लोन तैयार किया गया था। ठीक है, और अब वह जीवित नहीं है, उसकी मृत्यु भी हो चुकी है। तो ये आपके क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे बच्चों, और आपसे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक और कमेंट भी कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद बच्चों।